एक गांव में सरजू और लल्लुआ नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों दिन भर आवारागर्दी करते रहते और चौराहे पर बैठकर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते रहते। एक दिन वह दोनों चौराहे पर बैठे हुए थे कि तभी चंदा नाम की एक लड़की वहां से गुजरती है। चंदा को देखकर लल्लुआ छिछोरे अंदाज में गाना गाने लगता है। लल्लुआ की बात सुनकर चंदा बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। चंदा सरजू और लल्लुआ की ओर देखकर गुस्से से कहती है, तुम दोनों को शर्म है या नाम की कोई चीज है या नहीं? दिन भर निर्हल्लों की तरह गांव के चौराहे पर खड़े लड़कियों को अरे छेड़ते रहते चंदा हो। रानी, तुम्हें चंदा की देखकर बात खुद ब खुद सुनकर गीत लल्लुआ गाने को मन करने छिछोरी लगता है। हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों धरती पर बोझ हो और इस गांव के कलंक हो। चंदा क्रोधित होती हुई वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सरजू और लल्लुआ गांव के खेतों की ओर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में मुखिया मिल जाता है। सरजू और लल्लुआ, तुम दोनों की आजकल बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। अरे मुखिया जी, हम दोनों गांव के बाके नौजवान हैं और जवानी में तो शिकायत मिलती ही है। बकवास बंद करो। वैसे खेतों में क्या करने जा रहे हो? अरे हम दोनों का अमरूद खाने का बड़ा मन कर रहा है। मुखिया जी, तो सोचा जमींदार के खेत से चुराकर अमरूद खा ले। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे लानत है, तुम दोनों की जिंदगी पर अमरूद भी चुरा कर खाते हो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है। मगर सरजू और लल्लुआ को मुखिया की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों जमींदार के अमरूद के बगीचे में आ जाते हैं। सरजू लल्लुआ की ओर देखकर बोलता है, अरे लल्लुआ, आज जमींदार के बगीचे से तुम ही अमरूद तोड़ो। पिछली बार जब उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था तो बहुत पीटा था। अरे तू बड़ा डरपोक है रे। सरजू, अरे डरपोक नहीं हूं लल्लुआ। तू जमींदार को नहीं जानता। उसकी जान अपने अमरूद के बगीचे में ही अटकी रहती है। तभी उन दोनों को जमींदार दूर से आता हुआ दिखाई दे जाता है। लल्लुआ तुरंत जमींदार के बगीचे से कुछ अमरूद तोड़ लेता है। यह देखकर जमींदार क्रोधित होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोलता है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो वहीं रुक जाना। सरजू और लल्लुआ, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमरूद तोड़ने की? सरजू और लल्लुआ दोनों भागने लगते हैं। जमींदार भी उन दोनों के पीछे भागने लगता है। अरे सरजू भाई, ये जमींदार तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया। अरे भागता रह लल्लुआ। मैं तुझसे कह रहा था कि जमींदार की जान अपने अमरूद पर ही अटकी रहती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम भागकर कहाँ जाएं? बस भागता रहे। वो दोनों भागते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। लल्लुआ सरजू से कहता है, अरे सरजू भाई, ये तो वही जंगल है जहाँ गांव वाले डर की वजह से नहीं आते। कहते हैं यहाँ पर डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। सही कह रहे हो लल्लुआ भाई, लगता है जमींदार इसी वजह से यहाँ तक नहीं आया। चलो सरजू भाई, अरे जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अमरूद खाने का थोड़ा सा मजा ले लिया जाए। इतना बोलकर वो दोनों अमरूद खाने लगते हैं। तभी एक पेड़ के पीछे से सुंदर स्त्री निकलकर उन दोनों के सामने आ जाती है और उन दोनों के हाथ में अमरूद को बहुत ही गौर से देखने लगती है। सुंदर स्त्री को देखकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं और उस सुंदर स्त्री को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों मुझे अपना अपना अमरूद दे सकते हो? लल्लुआ छिछोरे भरे अंदाज में कहता है। अरे मेरी रानी, हम दोनों से अमरूद क्या मांगती हो? अरे हमसे दिल मांग लो, वह भी हाजिर है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम दोनों का दिल ही निकाल लेती हूँ। इतना बोलकर वह सुन स्त्री एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अरे सरजू भाई, अरे यह तो चुड़ैल है। अबे मुझे भी दिख रहा है, ये चुड़ैल है। अरे मुझे लग रहा है ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लल्लुआ डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, तुम्हें अगर अमरूद लेना है तो ले लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। अरे मेरे मखना, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ देर पहले तो तुमने ही तो कहा था कि अमरूद क्या हमारा दिल भी ले लो। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उन दोनों का खून पी जाती है और उन दोनों के अमरूद चटकारे ले लेकर खाती हुई अपने आप से कहती है, आहा चटकारा। बरसों बाद अमरूद खाने को मिले हैं। इन्हीं अमरूदों की वजह से मैं चुड़ैल बनी थी। अब मैं सबको मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। आल तू जलाल तू आए ब्लाक टाल, तू आल तू जलाल तू आई ब्लाक टाल।
तू बस आज रात किसी तरह हम उस चुड़ैल से बच जाए, तो फिर कभी इतनी रात गए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक कहा भाई, पता नहीं हमारी कौन सी मति मारी गई थी जो इतनी रात में शादी से लौट कर आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाते। रतन और संजय रात के लगभग 1 बजे अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें यह डर था कि कहीं उन्हें गांव में चुड़ैल ना दिख जाए, जो आजकल गांव के लोगों की सर काट रही थी। वह रात में दिखने वाले लोगों की सर काटकर अपने साथ ले जाती थी, जिसका खौफ गांव में बुरी तरह फैल रहा था। और संजय भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है कि बिना वास के अपने घर की तरफ जाओगे तो मेरी पकड़ में नहीं आओगे? मेरी पकड़ से तो अच्छे अच्छे नहीं बच पाए तो तुम क्या चीज हो? अब तुम्हारी सर काट कर भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो। वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम तो चुपचाप शादी से वापस आकर अपने घर जा रहे थे। तुम्हें क्या मैं कोई इंसाफ की देवी लगती हूँ जो तुम्हारे कुछ गलत करने पे ही तुम्हें सजा दूंगी? है। और यह सजा नहीं है। मुझे बस तुम्हारी सर चाहिए तो चाहिए। दोनों चुड़ैल से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चाकू निकालकर उन दोनों की एक एक सर काट कर ले जाती है। सर कटने की वजह से उन दोनों को इतना दर्द होता है कि उनकी चीख पूरे गांव में गूंजने लगती है। उनकी चीख सुनते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव में आज फिर से किसी की सर कटी है। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने संजय जी की सर तो नहीं काट ली। मैंने उनसे कहा था इतनी रात गई, शादी से वापस मत आना, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अनीता परेशान होकर यह सोच ही रही थी कि तभी संजय घर आता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अरे, आपके हाथ से तो खून टपक रहा है, और आपकी, इसका मतलब सचमुच उस चुड़ैल ने रतन की सर काट ली। हाँ अनीता, वो चुड़ैल सच में मेरी रत्न की सर काट कर ले गई। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है कल रात को उर्मिला भाभी की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन चुड़ैल की वजह से वह उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जा पाए। ऐसे तो यह चुड़ैल सबका जीना दुश्वार कर देगी। हमें सरपंच जी से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर सरपंच जी के पास जाते हैं। रंभा नाम की एक औरत थी जिसके पति के देहांत के बाद उसे गांव की सरपंच बना दिया गया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन भला मैं एक चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती हूँ? गांव की सड़क खराब होती या आप लोगों को किसी और चीज की मदद की जरूरत होती तो मैं जरूर आपकी मदद करती, लेकिन चुड़ैल के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन सरपंच जी, आप गांव की सरपंच है। अगर आप खुद उसका निवारण नहीं कर सकती तो कोई ना कोई उपाय तो सुझाए ना। देखो अनीता, इसका निवारण तो कोई तांत्रिक बाबा या कोई पंडित जी ही कर सकते हैं। मेरी पहचान में एक तांत्रिक बाबा है, मैं उनसे बात करती हूँ। वह गांव में आकर गांव का मुआयना करेंगे। रंभा तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गांव के सब लोग गांव के बीच बने चौक में इकट्ठा होते हैं। तांत्रिक बाबा, अब तो हमने आपको चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप ही उससे हमारा छुटकारा करवाइए। अभी तक अब लोगों की सर काट चुकी है, और अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो ना जाने वो कितने और लोगों की सर काट डालेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूं ना, तो उससे तुम्हें छुटकारा जरूर दिलवा दूंगा। आज रात को मैं गांव में पहरा दूंगा। वो चुड़ैल मेरे सामने जरूर आएगी और उसके सामने आते ही मैं उसे कैद कर लूंगा। तांत्रिक बाबा रात को जाकर पूरे गांव में पहरा देते हैं। वह हर जगह चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे। चुड़ैल भी गांव में किसी इंसान को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को तांत्रिक बाबा की गंध आती है। इंसान की गंध समझकर वह तांत्रिक बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी सर नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहां तुझे कैद करने के लिए आया हूं, और तुझे मेरा डर ही नहीं है। गांव वालों की सर काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। अगले दिन तांत्रिक बाबा फिर से गांव वालों से मिलते हैं। आपने कल रात चुड़ैल को पकड़ लिया ना बाबा, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना। वो मेरी पकड़ में नहीं आई, और अब वह मेरी पकड़ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वह अपना बदला पूरा कर रही है। लेकिन आखिर उसके मन में यह बदले की भावना कहां से आई है, यह मैं नहीं जानता,
और जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता तब तक मैं उसका निवारण नहीं कर सकता। तुम लोग सच सच बताओ, कहीं तुमने तो चुड़ैल के साथ कुछ नहीं किया था? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा? भला हम चुड़ैल के साथ कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं? वो आपको भरमाने ही की कोशिश कर रही है। आप उसकी बातों में मत आइए। तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और अपने ध्यान पर बैठते हैं। वह चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल उनके सामने ही नहीं आ रही थी। उसी रात गांव में चुड़ैल वापस लौट कर आती है। बाकी सब लोग पिछले गांव में रुक गए थे, लेकिन संजय जंगल के रास्ते आ रहा था। अचानक चुड़ैल सामने आ गई। संजय भागने लगता है। तभी चुड़ैल आकर उसका रास्ता रोक लेती है। उंगली हटाओ और जाने दो हमें चुड़ैल। जैसे ही उसकी सर काटने के लिए अपना चाकू निकालती है, वैसे ही तांत्रिक बाबा पीछे से चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति को छिड़क देते हैं। चुड़ैल वहीं पर गिर जाती है। तभी तांत्रिक बाबा जल्दी से उसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आ ही गई तांत्रिक बाबा। ये आपकी पकड़ में। अब पूछिए इससे कि किस बात का बदला ले रही है। ये हमसे सच सच बता कि तू इन गांव वालों के साथ ये सब क्यों कर रही है? क्यों इन लोगों की सर काट रही है? नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, तो मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? तांत्रिक बाबा वहां पर एक यज्ञ कुंड बनाकर तैयार करते हैं और मंत्रों को पढ़ते हुए चुड़ैल पर भभूति छिड़कने लगते हैं, जिससे चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ो, मुझे बंद करो ये सब, वरना मैं किसी को नहीं छो। तू अब मेरी पकड़ में है, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच सच बता, तू ये सब क्यों कर रही है? वरना हमेशा के लिए तुझे कैद करके ले जाऊंगा। कैद होने की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और तांत्रिक बाबा के सामने सब कुछ सच सच उगलने लगती है। ठीक है, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि सच जानने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब तक मुझसे वादा नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस गांव में जो पीपल का Kenapa tak tidur lagi, ha?